नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं अंकित सोनी आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो अपन ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो टॉपिक्स पढ़े थे उससे रिलेटेड आज अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है अपने पास वो क्या है। पहला क्वेश्चन ऐसे बोला गया है कि एक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस। हमसे ऐसे बोला गया है कि एक जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो हम जानते हैं कि अगर मान लो कि आपको ये मान लो कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे पास कहीं पे दूर बना सकते हो आप। और ये ऐसे, ठीक है। इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है, मतलब एक डाइपोल रखा हुआ है, सिंपली कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो एक डाइपोल रखा हुआ है, तो ये माइनस क्यू है, मान लो ये प्लस क्यू है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। तो इसको ई बोल सकता हूँ, इसको ई डैश बोल सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं सब देखूंगा कि प्लस क्यू के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इस तरफ लगेगा। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई। ये क्यू क्या होता है, जिस चार्ज के ऊपर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं वो क्यू होता है ये। तो आपके पास ये जो फोर्स दे रखा है उसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू ई। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है, ऑब्वियसली बात है। तो अभी यहाँ पर आपके पास आ गया प्लस क्यू है, तो इसके ऊपर एक इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी आपके पास क्यू इंटू ई। ठीक है, इस तरफ जो एक फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, माइनस का क्यू ई डैश। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अलग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बट क्यू तो सेम है। लेकिन जब मैं आंसर निकालूंगा तो इसका आंसर कुछ आएगा, मान लो कुछ भी एग्जांपल के लिए मान लो 5 न्यूटन आ रहा है, इसका एग्जांपल के लिए मान लो कि 3 न्यूटन आ रहा है। फिर मैं ये कहूंगा कि यार ये 5 न्यूटन और 3 न्यूटन सेम तो नहीं है, तो क्या ये इसको घुमाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, देखो एक बार ऊपर वाले पे कितना लग रहा है 5 न्यूटन, नीचे वाले पे कितना लग रहा है 3 न्यूटन। तो घुमा तो देंगे लेकिन ये साथ में आगे भी जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बट इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन यूनिफॉर्म में क्या होता था, यूनिफॉर्म के अंदर अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखते थे, जो फोर्स यहाँ लगता था वही फोर्स पीछे की तरफ लगता था, जो नेट फोर्स हो जाता था वो कितना हो जाता था, 0। बट यहाँ पर हमारे पास एक जो ये चीज दे रखी है वो है असमान विद्युत क्षेत्र। तो अपन को ध्यान में रखना है कि असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग हो जाएगी। तो सिंपली आपके पास ये जो क्यू ई डैश और ये जो क्यू ई वाली जो वैल्यूज आई है वो दोनों डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली बात है। तो नेट बल भी इसके अंदर बचेगा, नेट बल का मान 0 नहीं होगा। और तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बल तथा आघूर्ण, क्योंकि दोनों लगेगा इसके अंदर, बल भी लगेगा और आघूर्ण भी लगेगा। केवल बल बिल्कुल नहीं, केवल आघूर्ण ये तो तब वो होता जब ये असमान की जगह समान दे देता, नॉन यूनिफॉर्म की जगह यूनिफॉर्म दे देता। बाकी और तो वो कोई इशू नहीं है। बाकी तो इसमें तो फिर बोल रहा है कि ना तो बल होगा ना बल आघूर्ण होगा, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा। यानी आपके पास दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं, मतलब आप मान लो कि एक स्फीयर ये है, स्फीयर ये है, ठीक है। इसका जो चार्ज है वो भी क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, और इनको अपन कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं, 3 मीटर के डिस्टेंस पे रख रहे हैं। इनके बीच में जो फोर्स है वो 1.6 न्यूटन का है। आपसे से बोला गया है कि इन चार्जेस की वैल्यूज निकालिए। तो सिंपल, आपको पता है कि इनके बीच का जो फोर्स दिया जाता है वो कूलम्ब फोर्स की वजह से अपन क्या देंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर आपको आर की वैल्यू 3 दे रखी है, बस Q1 Q2 की जो वैल्यू Q रख देना है, एफ की जगह वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना। चलिए इसको निकाल लेते हैं अपन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बल की आपकी वैल्यू दे रखी है 1.6, और के की वैल्यू आपको पता ही है 9 गुणा 10 की घात 9, यानी 9 इंटू 10 रेस टू द पावर 9। एंड ये क्यू, ये भी क्यू, ये तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। और आर की जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो दे रखा है मुझे 3 का स्क्वायर। तो अब देखो ये तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, और आपके पास क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 जो है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। जो तो की वैल्यू जो होगी मेरे पास वो होगी रूट ओवर द
अच्छा 1.6 को हटा करके मैं 10 नीचे लेके जा सकता हूँ, और 10 जैसे नीचे जाएगा ये 10 रेस्ट टू द पावर 10 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 10 रेस्ट टू द पावर 10। आपको पता है रूट 16 की वैल्यू हो जाएगी 4, और 10 रेस्ट टू द पावर 10 की हो जाएगी 10 की पावर 5। तो इसको यहाँ पर लिखूंगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देखो अभी जो आंसर मुझे सब माइक्रो में दे रखे हैं, तो इसका मतलब 10 टू द पावर -6 में दे रखे हैं, तो मैं इसको 10 टू द पावर -6 में बदलूंगा, तो ऊपर नीचे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 10 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बन जाएगा 40, और जब 10 इससे डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -6 कूलम, इसको बोलूंगा 40 माइक्रो कूलम। 40 माइक्रो कूलम इज द राइट आंसर। कोई बच्चे जल्दबाजी में 4 माइक्रो कूलम कर देते हैं, जो कि गलत है, ऑब्वियसली बात है। 4 के बाद तो 10 की पावर -5 आएगी, 10 की पावर -6 नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फिर अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the dipole moment of HCl molecule is 3.4 into 10 to the power -30 coulomb into meter. The distance between the ions will, तो आपको उनकी डिस्टेंस बतानी है, मतलब HCl का एक आपके पास क्या है मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली बात है HCl के ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। पहले तो बच्चों को समझ में आता है सर ये डाइपोल कैसे, भाई डाइपोल है HCl जो है एक इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल, यानी पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप इसको। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसके ऊपर होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एक माइनस चार्ज आता है। अच्छा एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, तो वही मैंने बस क्यू की वैल्यू रखी, ये इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी। और दूसरी बात क्यू की वैल्यू तो आएगी। अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस भी आपको क्या, सॉरी इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो दे रखा है आपको, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.4 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम इंटू मीटर, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो आपको पता है कि जो पी वेक्टर होता है वो क्या होता है, चार्ज इंटू इनके बीच की डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा क्यू इंटू डी। तो मैं सिंपल पी की वैल्यू मेरे को पता है, वैल्यू इसके अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोड लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर -30 इज इक्वल्स टू, और ये आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इंटू डी। डी चाहिए तो अपन क्या करेंगे 3.4 इंटू 10 टू द पावर -30 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को डिवाइड कर दूंगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 टू जा हो जाएगा 32, फिर बचेगा 2, तो 16 1 जा 16, फिर बचेगा 40, तो वो 16 2 जा 32, ठीक है। 2.6 निकालते हैं इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। तो इस तरीके से मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.12 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी, तो मुझे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। अब धीरे धीरे ये क्वेश्चंस अपन थोड़े से लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, अपना कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कुछ फर्जी सवाल भी आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके पास 3 चार्जेस दे रखे हैं, +q -2q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ an equatorial triangle ABC respectively whose side is A, the dipole moment of the system। अच्छा पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट पूछा है, सुनिए। तो पहले एक बार अपन ये काम करते हैं, वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी जिनकी भुजाएं क्या होती है समान होती है। तो इन सब की भुजाएं समान है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि भुजा की जो दूरी है वो a होगी, ठीक है। अब इनके वर्टेक्स पे +q ऐसे कुछ रखा हुआ है, +q फिर -2q, तो +q और -2q कुछ ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा देखो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या ये, अच्छा इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कहाँ गया 3 चार्जेस ऑफ ये डाइपोल मोमेंट से पूछा है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए आपको पेयर्स चाहिए होते हैं -q और +q के। तो पहले तो देखो यहाँ पे पेयर्स बनेंगे क्या, देखो इसका अगर मैं पेयर बनाना चाहूँ तो क्या होगा, ये +q है ये भी +q है, पेयर बनाऊंगा तो डाइपोल मोमेंट तो बनेगा नहीं, क्यों, उसके लिए तो प्लस और माइनस ही होता है, यहाँ दोनों प्लस के हैं।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ -q को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक -q एक इसके लिए, एक -q इसके लिए। तो यहाँ पर जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये -q हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। फिर क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट ये बन जाएगा, एक डायपोल मोमेंट ये बन जाएगा। पहली बात तो मुझे ये देखनी पड़ेगी कि यार ये जो डायपोल मोमेंट बनेगा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस की। अपन ने जब क्लासेस ली थी तो बताया था कि ये इसकी जो डायरेक्शन होगी -q से +q की ओर होगी। तो मैं यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन बनाना चाहूँ, डायरेक्शन किधर आएगी मेरे पास, इस डायरेक्शन में। यहाँ की डायरेक्शन किधर आएगी, इस डायरेक्शन में। तो दो डायपोल हो जाएंगे, एक डायपोल तो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एक डायपोल हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार इनको सर सॉल्व कैसे करें। तो आपने फिजिक्स में 11th क्लास में शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा कि अपन किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लो कि एक वेक्टर ऐसे रखा हुआ है ए वेक्टर, तो आप इसको यहाँ ला सकते हो, मतलब पहले शिफ्ट कर दो, मान लो यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे शिफ्ट किया इसको, और ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर, और इसको शिफ्ट करते करते आप कहाँ लिया है, इधर लिया है। तो आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, मतलब इस वेक्टर को आप ऐसे लेके आ सकते हो। मान लो कोई ऐसे रखा हुआ है, ये मान लो ए वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करूंगा, मैं यहाँ पे भी ला सकता हूँ। अब शिफ्टिंग में बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। देखो पहले डायरेक्शन ऐसे थी, अभी डायरेक्शन ऐसे है, ये पहले ऐसे थी अब ऐसे है। हाँ कोई ऐसे बोले कि सर ए वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, उसको आपने ऐसे कर दिया, फिर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इसकी डायरेक्शन गलत हो गई ना। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, सॉरी रिजल्टेंट निकालना है इसका और इसका, बट मेरे पास दोनों अलग अलग वेक्टर्स रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को साथ में लेके आऊंगा। मैं बोलूंगा कि इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा, इसको उसको, और पैरेलल शिफ्ट करके मैं किधर लेके आऊंगा, इधर लेके आऊंगा। ये आपके पास पैरेलल शिफ्ट करने से इधर आ गया ये। अच्छा अब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस वाले की वैल्यू, तो P बराबर क्या होता है 2 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है A, QA हो जाएगा ये। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी देखो Q इंटू A, तो कितना हो जाएगा P बराबर में Q इंटू A, सिंपल। तो आपके पास दो डायपोल बन गए QA QA। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डायपोल आ रहा है, ये जो डायपोल आ रहा है, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में, कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 60 डिग्री। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व कैसे करूंगा, बस सिंपल, दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ये वेक्टर मतलब ये मान लो ये भी पी वेक्टर ही है वैसे तो, ये बी वेक्टर, उनके बीच का दो एंगल दे रखा है। तो सॉल्व करने का तरीका रूट ऑफ ओवर द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिंपल वो फॉर्मूला लगाऊंगा और उसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो आपके पास जो पी रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60 डिग्री। दोनों की वैल्यू सेम है पीपी, ठीक है, इसलिए मैंने पी दिया दोनों का। तो ये हो जाएगा आपके पास 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कर जाएगा तो कितना हो जाएगा √3t स्क्वायर, ठीक है। तो √3 तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा p, और p को क्या लिखते हैं अपन, आपको पता है QA, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो आपके पास देखो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, कंप्लीट टिक कर दो, आंसर मारो, चलो आगे बढ़ो। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है, कि बच्चे सोचते हैं यार फिर उसको उठा के किस लिया है यहाँ पे, इस तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी, बी इज द राइट ऑफ ए, मतलब टू पार्टिकल्स है तो पहले पार्टिकल्स को लिख दो। मान लो ए है एक पार्टिकल और बी है वो उसके राइट में रखा हुआ है, इससे राइट में रखा हुआ है बी, ये बी हो गया, ठीक है। हैविंग चार्जेस 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी 8 माइक्रो कूलम इसके ऊपर एक का चार्ज है इसके पास, एंड -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, हियर इट इज द माइनस चार्ज है, तो ध्यान रखना इस बात का, ये माइनस चार्ज है, ठीक है अपने पास। तो ये कितना है, -2 माइक्रो कूलम, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर फिक्स्ड विथ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी इसको मैं क्या 0.2 मीटर बोल सकता हूँ, मतलब उसकी मैं बात करूंगा ना या मीटर्स के अंदर, ठीक है। where should a third charge particle be placed so that does not experience a net electric force। अब हमसे ये पूछा गया है कि हम तीसरे चार्ज को यानी तीसरे आवेश को कहां रखें कि उसके ऊपर बल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, तीन संभावनाएं हो सकती है,
या तो इन दोनों के बीच में रख दें, या इस बी के इधर रख दें, या फिर ए के इधर रख दें। तीनों संभावना देखिए कब 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 कैसे कैसे यूज होती है। मान लो आपके पास ये देखो ये एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, Q1 चार्ज मान लो, ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा ये इसकी वैल्यू -Q2 चार्ज मान लो, माइनस का चार्ज है इसलिए Q2 मान लो मैं तीसरे चार्ज को रखता हूँ। अच्छा ये बात ध्यान में रखना, जो भी अपन चार्ज रखने वाले होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं मान लो सेंटर पर कहीं पे भी रखता हूँ, इनके बीच में रख दिया मैंने, तो Q1 चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। माइनस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या इसके ऊपर कभी फोर्स की वैल्यू 0 हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ऑब्वियसली बात है। हाँ ऐसा होता कि ये इसको ये वाला भी पॉजिटिव होता तो ये इसको रिपेल कर देता, तो हो सकता था, मे भी चांसेस थे कि ये दोनों क्या हो जाए, इसके ऊपर जो बल का मान है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन यहाँ तो संभव नहीं है, इसका मतलब बीच में तो कहीं रख नहीं सकता। अब बात आती है यहाँ पे, फिर हम देखते हैं यार Q1 तो इसको रिपेल करेगा, -Q इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मे भी हो सकता है यहाँ 0 हो जाए एक कंडीशन। तो दूसरी वाली कंडीशन और देख लेते हैं। यहाँ ये -Q इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये Q इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे भी चांसेस बनते हैं कि एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ा ना है कि मैं दोनों जगह पर रख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अब फिर देखेंगे क्या, फिर देखेंगे हम चार्ज के मान। अब देखो चार्ज का मान क्या, मान लो कि ये वाला चार्ज का मान ज्यादा है, ये वाले चार्ज का मान ज्यादा है और ये वाले चार्ज का मान कम है, या ये चार्ज का मान ज्यादा है, ये चार्ज का मान कम है। मान लो Q2 की वैल्यू Q1 से ज्यादा है, Q2 की वैल्यू Q1 से ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि इसके कारण जो फोर्स लिखूंगा मैं वो कितना, जो भी फोर्स की एक्सप्रेशन होता है वो ऑब्वियसली बात है कि Q1 Q2 अपॉन R² से दी जाती है। यहाँ का चार्ज मान लो कुछ भी है, Q है, तो वहां पर यहाँ का चार्ज लिखूंगा Q2, यहाँ का चार्ज लिखूंगा, इनके बीच की डिस्टेंस लिखूंगा, जो भी फोर्स आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। और ये ध्यान रखना Q2 ज्यादा बताया मैंने, और इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या हो गई, कम हो गई। तो डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा रेदर देन Q1 से। क्यों, क्योंकि Q1 तो बड़ी दूर से लग रहा है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स का मान भी कम हो जाएगा, और ऊपर से ये Q1 की वैल्यू भी बहुत कम है अभी इस वाले केस में, तो ये जो फोर्स लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा। तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये वाली फोर्स बहुत कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है ये वाली कंडीशन इसके लिए तो नहीं हो सकती कि अगर Q2 ज्यादा हो जाए और Q1 कम हो जाए। अब मानो कि अगर Q1 ज्यादा होता और Q2 कम होता, तब क्या ये सही था, तो देखते हैं अभी भैया ये Q। अच्छा उस वाले केस में फिर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये इधर ही संभव हो पाएगा, ठीक है। अब ये वाला केस देख लीजिए कि क्या Q1 ज्यादा होता और Q2 कम होता, तब क्या होता, Q1 का धीरे Q1 ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो हमने जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाई वैसे वैसे फोर्स का मान कम कर दिया, तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। Q2 वैसे कम है तो कम फोर्स लगाएगा, तो मे भी चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, आपके पास 0 हो जाए। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि ये डिपेंड इस बात पर करता है कि हमको इधर रखना। अच्छा पहले ये बात तो समझ में आ गई कि इधर और इधर कब रखेंगे, जब दोनों चार्जेस अलग अलग होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को और इस चार्ज को यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर Q2 ज्यादा हुआ तो इसको यहाँ रखेंगे, अगर Q1 ज्यादा हुआ तो इसको यहाँ रखेंगे। हमारे क्वेश्चन में Q1 ज्यादा है, 8 माइक्रोकूलम ज्यादा है, तो इसको क्या रखेंगे, इधर रखेंगे। तो ऑप्शंस के अंदर तो आधे ऑप्शंस तो ऐसे उड़ जाते हैं, भाई ये बोल रहा है लेफ्ट साइड, ये बोल रहा है लेफ्ट साइड, वो भी ए के लेफ्ट साइड थोड़ा रखेंगे, ए के राइट साइड रखेंगे ना, या बी के राइट साइड रखेंगे। तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। तो ए तो भाई खत्म कर दो, बी भी खत्म कर दो, दो ऑप्शन बचते हैं, राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी। तो ऑब्वियसली बात है राइट ऑफ बी, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, दो ऑप्शन तो ऐसे उड़ गए। अच्छा हमारे सीधे कॉमन सेंस से तो अब मैंने मान लिया कि इसको कहीं पर रखा पॉइंट सी पर या डी पे, मान लो डी पर रख दिया मैंने, जो कि इससे कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अभी मैं पॉइंट डी के ऊपर क्या देखता हूँ, फोर्स का मान देखता हूँ कि इसका फोर्स का मान किधर कैसे किस तरह से होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, फोर्स का मान देख लेते हैं अभी। चलिए 8 माइक्रोकूलम प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, इसको बोल देता हूँ एफ ए लगाएगा, ठीक है। और बी नेगेटिव चार्ज रखता है तो ये इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, वो इस तरफ लगेगा एफ बी। तो मैं एफ ए और एफ बी को अगर बराबर कर दूं तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, एफ ए को एफ बी के क्या करना है, बराबर करना है, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, चलो इसको बराबर कर देते हैं, तो इसको लिखते हैं अभी थोड़ा सा। तो एफ ए की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, के Q1 8 माइक्रोकूलम, 8 गुणा 10 की घात -6, ठीक है, इनटू कोई भी चार्ज रख रहे हैं उसको मान लो Q0 चार्ज रख रहे हो, ठीक है, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 0.2, तो यहां से यहां तक की हो गई,
और फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, x हो गई, तो मैं 0.2 में क्या करूंगा, x को जोड़ दूंगा, इसका स्क्वायर बराबर। अब FB का मान लिखना है, तो FB देखो, FB के लिए जो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकुलम, तो ये आ जाएगा K गुणा 2 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता, अपन को गुलाम फोर्स के अंदर वैल्यू रखनी पड़ती है बस, इंटू क्यू नॉट, बल तो क्यू नॉट और इसके बीच का अगर देखना है ना अभी, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, बस सिंपली सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। चलिए, तो देखो यहाँ पे k से k तो कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्यू नॉट से क्यू नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। ठीक है, और बस ये बचेगा, तो ये बचेगा 4/0.2 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x²। अब क्या करूंगा, दोनों तरफ रूट ले लूंगा, रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर तो बच जाएगा 2 अपॉन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते अपन, इधर तो बच जाएगा 2 और इधर कितना बचेगा 0.2 प्लस x बराबर में 1/x। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 0.2 प्लस x। अब क्या होगा, x उधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर x बचेगा 2x माइनस x, यानी x बराबर 0.2 मीटर, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर 0.2 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, 0.2 मीटर हमारे पास आंसर आया है। अच्छा, x कहाँ से कहाँ तक माना था मैंने, ये वाला x माना था मैंने। ठीक है, तो अपने पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो देखो, 2 ऑप्शन थे, ये 5 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी। अच्छा, सेंटीमीटर में देख रहा है, तो 0.2 मीटर का मतलब क्या होता है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो 20 सेंटीमीटर क्या होगा, यहां से मतलब पॉइंट बी से इस तरफ 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख देंगे, तो ऑब्वियसली बात है 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी के राइट में रखेंगे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E. The velocity acquired by it as it travels a distance L is. हमसे इसे क्या बोला गया, सवाल बहुत अच्छा है, सुनिएगा। सवाल हमसे ये बोला गया कि हमारे पास एक m मास का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास क्या है m और उसका चार्ज है q। उसको हमने एक्सेलरेट किया फ्रॉम रेस्ट, ध्यान रखना वर्ड, ध्यान रखना, रेस्ट। रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो u का मान कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से दिखा रहा हूँ ना, तो उसकी वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, ध्यान रखना। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो E है, तो आपके पास E दे रखा है आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू E है। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट, यानी वेलोसिटी आपसे पूछी है एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस L, और आपको जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, L दे रखी है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। सिंपल, आपको पता है कि उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है किसी को, तो पिछली बात है इसके ऊपर जो इसके क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है कितना आएगा, F बराबर में Q इंटू ई। ठीक है, अब Q आवेश हो गया और E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि यार मैंने 11th क्लास में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं क्योंकि मेरे को पता है u मेरे पास 0 हो जाएगा, a मुझे निकाल लूंगा मैं, s मेरे को दे रखी है l, तो बस और क्या चाहिए, तो as निकालूंगा भैया, f बराबर क्यों ही होता है, किसी भी पे भी f नेट क्या होता है ma, तो ma किसके बराबर हो जाएगा, q इंटू ई के। तो यहां से a की वैल्यू आएगी q e बाय m, ये वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा, एक्सेलरेशन में पुट कर दूंगा, तो 2, a की वैल्यू कितनी है q e बाय m इंटू s की वैल्यू कितनी है l बराबर में v स्क्वायर। u स्क्वायर की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि वैल्यू 0 देखिए, v स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए। फिर क्या करेंगे अपन, v की वैल्यू निकालने के लिए इसका रूट ले लेंगे, तो v के लिए मैं क्या करूंगा, इसका रूट ले लूंगा, v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2qel अपॉन m। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, अच्छा ये 1/2 में दे रखा था, ऑब्वियसली बात है रूट को 1/2 बोलते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 2e
ई ये रहा अपना, क्यू ये रहा एल अपॉन एम इंटू की पावर 1/2। तो ऑब्वियसली बात सही बात है कि पहला ऑप्शन ही सही है, मुझे यही दिख रहा है। बाकी और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 2 ये ई है और क्यू दे रखा है, यहाँ पे एल नहीं दे रखा, तो एल नीचे दे रखा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे भी एल नीचे, यहाँ पे भी एल नीचे, तो ऑप्शन गलत हो गए, तीनों ऑप्शन गलत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और अपन ने कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन निकाल करके इसमें पुट किया है, दैट्स ऑल, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला है डी दूरी, टू चार्जेस स्फीयर separated at a distance d exerts a force F on each other if they are immersed a liquid of dielectric constant 2, then what is the force? तो अपन को पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, em अपॉन ई नॉट, इसको बोलते हैं इसके रेशियो को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर। और ये वैल्यू होती है अपने पास एफ नॉट अपॉन एफ एम की। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताया था, उसमें बताया था कि एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर ई एम अपॉन ई नॉट बराबर ई आर होता है, ठीक है। अब आपको पता है एफ नॉट क्या है, जो वैक्यूम होता है उसके अंदर जो फोर्स की वैल्यू होती है वो। एफ एम क्या है, किसी अगर कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद जो मीडियम बनता है उसके जो फोर्स की वैल्यू होती है वो। अब आपको एफ नेट की वैल्यू दे रखी है, एफ एम की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको निकालनी है एफ डैश, ठीक है। और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2। डायरेक्ट इसको तो हटाओ आप, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो एफ डैश की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितनी आएगी मेरे पास, f/2, सिंपल एज दैट। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, f/2। तो मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा ए। इतना सिंपल सवाल था, देखने में ही सॉल्व कर सकते थे विदाउट देखे भी आप। अच्छा, फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD के चारों कोनों पर बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD स्थित है। वर्ग के मध्य उपस्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल होगा। चलिए पहले तो भुजा वर्ग बनाते हैं, एक जल्दी से एक वर्ग बना लेते हैं। ये हमारा एक वर्ग दे रखा है हमें, ठीक है। और इस वर्ग में जो QA दे रखा है वो, अच्छा ये पावर नहीं है, माइक्रोकूलम ही है। तो QA है आपके पास 2 माइक्रोकूलम। हेलो, भुजा है ABC और D, ठीक है। ये 2 माइक्रोकूलम हो गया आपके पास, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और जो B है वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और जो C है वो है 2 माइक्रोकूलम। C है कितना, 2 माइक्रोकूलम। और जो D है वो कितना है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को दे रखा है, QA की वैल्यू दे रखी है, QB, अच्छा QB भी -5 माइक्रोकूलम है, सॉरी ये, और ये भी -5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ओ इसके सेंटर पर कोई पॉइंट है O, उसके ऊपर मुझे क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है। 4 पॉइंट चार्जेस आर लोकेटेड एट द क्रॉस वायर ABCD, द फोर्थ, हाँ फोर्थ मुझे देखना है पॉइंट O के ऊपर, पॉइंट O पे फोर्स देखना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर जो भी चार्ज रखा होगा वो प्लस क्यू आएगा, जो भी आएगा। ऑब्वियसली बात है, 1 माइक्रोकूलम दे रखा है इसने, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा, तो इसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा। चेंज कर लेते हैं, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा, वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। -5 माइक्रोकूलम की वजह से लग रहा है, ये भी -5 की, वो इस तरफ लगेगा। तो इसलिए बात है दोनों ही वैल्यू सेम होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो इक्वल होती है, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो ये फोर्स और ये फोर्स खत्म, वैल्यू 0। अब देखो इसके कारण देख लेते भैया, 2 माइक्रोकूलम इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको धक्का दूर भगाएगा, और ये वाला इसको दूर भगाएगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि 2 माइक्रोकूलम यहाँ है, 2 माइक्रोकूलम यहाँ है, यहाँ पर वो 1 माइक्रोकूलम है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो ये वैल्यू फोर्स की और ये वैल्यू फोर्स की सेम है, ये वैल्यू फोर्स की और ये वैल्यू फोर्स की वैल्यू सेम है, तो दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल करके खत्म कर देंगे। तो मेरे पास जो नेट फोर्स यहाँ पर बचेगा वो कितना बचेगा, 0। आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। डी की वैल्यू 0। क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन आंसर एकदम फर्जी है इसका। चलिए देखिए, अच्छा नेक्स्ट ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई क्या है, तो आंसर आ जाएगा इसका, चलो डायरेक्ट आपको निकालना सिखा देते हैं यार। F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यूनिट रखना हूँ बस में, है ना। अच्छा, K को अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं ना, तो इसको लिख लेते हैं पहले, F बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे एप्सिलॉन नॉट की क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो मेरे को पता है एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। F1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की चाहिए मुझे ना, इनटू इसकी क्या होती है कुलाम, इसकी क्या होती है कुलाम, तो क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की मैं निकालूंगा तो एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। तीसरा, विद्युत क्षेत्र में हमें आघूर्ण पर द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण आपने निकाला था थ्योरी के अंदर क्वेश्चन, उसकी वैल्यू आई थी टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, और ये टॉर्क अगर वेक्टर में लिखेंगे तो पी क्रॉस क्या हो जाएगा ई वेक्टर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से कुछ नन्हे मुन्ने सवाल थे, कुछ बीच में मॉडरेट सवाल आ गए थे। तो इस तरीके से अपन नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आपने देखा कि इसमें कोई अपन को ज्यादा जोड़ लगाने की कोशिश, जोड़ नहीं लगाना पड़ा, अपन को आसानी से सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं अगर हमारे पिछले कॉन्सेप्ट सही थे। तो अलविदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।